नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर स्पर्श गुप्ता। Hi guys, this is Dr. Marva. और आज हम बात करेंगे आप में से बहुत सारे लोगों के द्वारा शेयर करे गए कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो उन्होंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ या टॉपिक के बारे में, जिसको हम नाम देते हैं प्री मेच्योर हार्ट डिजीज़ इन इंडियंस। देखिए, हो क्या रहा है कि आज की डेट में आप बहुत सारी जगह सोशल मीडिया के ऊपर, अखबार के अंदर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये खबरें पढ़ रहे हैं कि XYZ कोई व्यक्ति है जो कि काफ़ी ज़्यादा फिट था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको एक जल्दी उम्र के अंदर, कम उम्र के अंदर हार्ट अटैक हो गया। या आपने पढ़ा कि कोई व्यक्ति था, वो काफ़ी संपन्न परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर देखने को मिली कि हार्ट डिजीज़ हो गई, या जिसको हम नाम देते हैं कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, जो कि उसकी उम्र में एक्सपेक्टेड नहीं थी, जो कि उसकी उम्र में नहीं होनी चाहिए थी। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं प्री मेच्योर हार्ट डिजीज़। विशेष तौर पे हम जो जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस को या कुछ कॉमनली आस्क्ड डाउट्स को क्लियर कर पाएँ, जो कि प्री मेच्योर हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करते हैं और विशेष तौर से जो इंडियन पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे सडन कार्डियक डेथ का मतलब क्या होता है। देखिए, सडन का मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या हम डॉक्टर्स की भाषा में उसका मतलब है पर्सन डाइज विद इन 1 आवर ऑफ बीइंग ईदर सीन और हर्ड नॉर्मली। इसका मतलब है कि जैसे पेशेंट ने जिम में चेक इन किया, जिम में वर्कआउट के लिए गया, तो वहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि पर्सन इतने बजे आया था, या रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि ये इंडिविजुअल इस टाइम पे आए थे और अनफॉर्चुनेटली वर्कआउट के बाद पर्सन की एक्सपायरी हो गई। या फिर फॉर एग्जांपल पर्सन अपने घर पे था, अब वहाँ पे ऑब्वियसली कोई कैमरास नहीं होंगे, तो उसने अपनी वाइफ से बात करी, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करी, या फिर अपनी मदर से बात करी, तो बीइंग हर्ड नॉर्मली किसी से फ़ोन पे बात करी और उसके बाद में विद इन 1 आवर द पर्सन वाज फाउंड डेड। तो दैट्स द टेक्निकल मीनिंग ऑफ द वर्ड सडन कार्डियक डेथ, जिसमें आप देख सकते हैं कि ईसीजी में फ्लैट लाइन डेवलप हो जाएगी, जो नॉर्मल ईसीजी की वेव्स हैं वो एब्सेंट हो जाएंगी। तो जब हम बात करते हैं, देखिए, एथरोस्क्लेरोसिस, एथरोस्क्लेरोसिस हम किसको बोलते हैं? जो आपके और मेरे हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं, उसको हम नाम देते हैं कॉरोनरी आर्टरीज। इन कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर जब भी फैट का डिपोजिशन हो जाता है, यानी कि वसा का जमाव हो जाता है, तो इसको हम नाम देते हैं एथरोस्क्लेरोसिस। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसके अंदर कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर ये जो फैट का डिपोजिशन है, ये ग्रेजुअली होता है। लेकिन यहाँ पे हम समझ रहे हैं एक ऐसी कंडीशन की जिसको हम नाम दे रहे हैं एक्सेलरेटेड एथरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब समझिएगा, एक्सेलरेटेड का मतलब है कहीं ज़्यादा तेज़ी से उस व्यक्ति की कॉरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज हो रही है, और ब्लॉकेज का कारण होता है कि तेज़ी से फैट का डिपोजिशन हो रहा है। जब भी हम एथरोस्क्लेरोसिस नाम के शब्द को पढ़ते हैं, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम जब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स की, उसमें आता है जैसे व्यक्ति का वजन ज़्यादा हो, उसमें होता है कि व्यक्ति के अंदर मान लीजिए कुछ इस प्रकार की बीमारी हो कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता हो और वो उसकी दवाई ठीक से ना ले रहा हो, या फिर व्यक्ति के अंदर मान लीजिए शुगर की समस्या हो, यानी कि डायबिटीज़ हो। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर आप देखेंगे कि एथरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा हो, यदि कोई व्यक्ति शराब का सेवन कर रहा हो अधिक मात्रा के अंदर, तो उनके अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि एथरोस्क्लेरोसिस होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेटेड एथरोस्क्लेरोसिस की, तो उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स आप एसोसिएट करते हैं। सबसे पहला रिस्क फैक्टर जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, उसको आप नाम देते हैं इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन ए। अब जब भी देखिए हम अपने ब्लड की बात करते हैं, तो उसके साथ में हम एक टर्म एसोसिएट करते हैं, हम पढ़ते हैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में। और जब भी हम लिपिड या फैट के बारे में बात करते हैं, तो हम में से काफ़ी सारे लोगों को जानकारी है कि हम बात करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। यदि मैं आपसे पूछूं कि बैड कोलेस्ट्रॉल का एग्जाम्पल बताइए, तो आप में से ज़्यादातर लोग बताएंगे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के विषय में। यदि मैं गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करता हूं, तो आप में से कुछ लोगों को जानकारी होगी कि हम इसमें शब्द का इस्तेमाल करते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिपिड प्रोफाइल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं लाइपोप्रोटीन ए। ऐसा माना गया है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर लाइपोप्रोटीन ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो इन व्यक्तियों के अंदर एथरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाती है, यानी ज़्यादा जल्दी होती है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जिसको हम नाम देते हैं होमोसिस्टीन। यदि ये होमोसिस्टीन का लेवल किसी व्यक्ति के अंदर ज़्यादा होता है, तो वो हमारी जो आर्टरीज हैं उनको ज़्यादा डैमेज कराता है, और जब वो उनको ज़्यादा डैमेज कराएगा, तो आर्टरीज के अंदर फैट के डिपोजिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उसको हम नाम देते हैं HSCRP, यानी कि हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन। जब भी हम फैट की डिपोजिशन की बात करते हैं, तो ये एक प्रकार के चेंज हमारी बॉडी के अंदर लाते हैं जिसको हम नाम देते हैं इन्फ्लामेशन। इस इन्फ्लामेशन को आप इनडायरेक्ट तरीके से कैसे देख सकते हैं? क्योंकि इन्फ्लामेशन की अवस्था के अंदर एक केमिकल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है जिसका नाम है HSCRP।
तो यदि आप दो व्यक्तियों को कंपेयर कर रहे हैं और आपने देखा कि एक व्यक्ति के अंदर HSCRP का लेवल ज़्यादा है, तो इसका मतलब है इस व्यक्ति के अंदर इन्फ्लामेशन ज़्यादा है और इस व्यक्ति के अंदर आपको देखने को मिलेगी कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो होगी वो ज़्यादा तेज़ी से होगी। चौथा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है, जो कि हमारे देश के अंदर भारतवासियों के लिए, हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशियंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम नाम देते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर्स के साथ में आप देखते हैं कि इंडिविजुअल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी एक पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। तो बहुत सी बार ऐसा होता है हमारी प्रैक्टिस के अंदर कि मरीज या उसके रिश्तेदार हमारे पास आते हैं और वो हमें बताते हैं कि साहब इससे पहले वाली जनरेशन में, यानी कि इनके पिताजी, चाचा जी, ताया जी, इनको भी ऐसी ही समस्या हुई थी, या फिर वो 2 जनरेशन पहले की कहानी में सुनाते हैं कि दादाजी या दादाजी के जो भाई बहन थे उनके अंदर देखा गया था कि उनको भी जो हार्ट की समस्या थी वो 45 साल या 50 साल पे हो गई। तो इसको हम समझ सकते हैं आसानी से। इसका मतलब है इस व्यक्ति के जो फैमिली ट्री है, इस व्यक्ति के जो पारिवारिक संबंध के लोग हैं, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा जीन है जिसके कारण इन व्यक्तियों के अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि हम दोनों पॉपुलेशंस को कंपेयर करते हैं, यदि हम बात करते हैं भारतीय मूल के निवासियों को और यदि हम बात करते हैं वेस्टर्न पॉपुलेशन के, पाश्चात्य लोगों को, तो जो हमारे जीन्स हैं दोस्तों, आपने ध्यान रखना है वो जीन्स इस प्रकार के हैं कि हमारी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर फैट के डिपोजिशन के चांसेस नेचर की ही तरफ से ज़्यादा हैं। इसीलिए हमारे व्यक्तियों के अंदर अगर आप देखेंगे हार्ट अटैक का जो एवरेज एज होता है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा जल्दी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिस्क फैक्टर हमें पता होना चाहिए वो है कंजम्पशन ऑफ ट्रांस फैट्स। जब हम ट्रांस फैट्स की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है हम ऐसे फैट्स की बात कर रहे हैं जो तब पैदा होते हैं जब हम एक ही प्रकार के तेल को बार बार गर्म करते हैं। विशेष तौर पे जैसे कि हमारे देश के अंदर जब मौसम में बदलाव आता है, मान लीजिए कि बारिश का मौसम हुआ, तो हमारा मन करता है कि साहब समोसे खा लिए जाएं, कचौड़ी खा ली जाए, या फिर फ्राइड मोमोज खाते हैं आज की डेट में बच्चे, या फिर हम खाते हैं फास्ट फूड। तो इनके अंदर क्या समस्या होती है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है, इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रचुर मात्रा के अंदर, अधिक मात्रा के अंदर ट्रांस फैट्स। और ये ट्रांस फैट्स आप सरल भाषा में समझेंगे तो इस प्रकार के फैट्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है या जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो एक बार जाके अगर चिपक जाएं तो वो आसानी से पिघलते नहीं है। तो आप जब देखेंगे एक व्यक्ति को जिसका वजन ज़्यादा है, तो उस व्यक्ति के अंदर यदि वो व्यक्ति वर्कआउट करता है, यदि व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, तो फैट का यानी चर्बी का पिघलाव हो जाता है। लेकिन जब हम ट्रांस फैट्स की बात करते हैं तो ये मॉडिफाइड फैट्स हैं, जितना ज़्यादा ये शरीर के अंदर आर्टरीज के अंदर डिपॉजिटेड होंगे, इनको पिघलाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। तो स्टैंडर्ड रिस्क फैक्टर्स के अलावा ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हम डॉक्टर से पूछा जाता है कि अगर कोई पर्सन रेगुलरली जिम जाता है, वर्कआउट करता है, तो ऐसा क्यों होता है कि वर्कआउट के बावजूद भी पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो एक कंडीशन डेवलप हो सकती है जिसका नाम होता है एथलीट्स हार्ट। अब एथलीट्स हार्ट में होता क्या है कि जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए आपने बेंच प्रेस किया ऑफ ट्वाइस योर बॉडी वेट, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हार्ट के जो मसल्स हैं उनकी थिकनेस बढ़ जाती है, जिसे हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। और वर्कआउट के दौरान यही हाइपरट्रॉफिड मसल्स प्रॉब्लम का सोर्स बन सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इन अ सेंस कि वो खुद की ही ब्लड वेसल्स को दबा देंगे। और जब ये ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाएंगी, अगर ब्लड सप्लाई ही बंद हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से कार्डियक मसल की डेथ हो जाएगी, जो कि अनफॉर्चुनेटली पेशेंट का एक्सपायरी भी करा सकता है। तो एथलीट्स हार्ट बेसिकली एक्सटेंसिव वर्कआउट के बाद में मिलता है, जो कि खुद ही पर्सन की अनफॉर्चुनेटली डिमाइस के लिए या डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने दोस्तों जो प्रश्न पूछा वो ये है कि साहब जब हमें इस चीज़ की जानकारी है कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसके अंदर प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, तो क्या हम कुछ ऐसे स्टेप्स उठा सकते हैं, क्या हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे हम अपने को हार्ट डिजीज़ होने से प्रिवेंट कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक और एक सरल तरीके से समझा रहा हूँ कंसेप्ट दोस्तों, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का, जहाँ पे मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी चीज़ ना समझा के आपको बताऊंगा आपको सिर्फ 4 चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसके साथ आप पाएंगे कि आपके अंदर जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या प्री मैच्योर हार्ट डिजीज़ का जो चांस है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो मैं चाहूँगा आप ध्यान रखें वो है कि आपको अपने खाने के अंदर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड आर्टिकल्स हैं उनके कंजम्पशन को, उनके सेवन पे आपको रोक लगानी है, उनको आपको सबसे कम करना है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि साहब ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज़ होती है। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में अलग अलग प्रकार की आइटम्स होती हैं, अलग अलग प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं। कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको खाने के बाद
आपके जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, वो बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कि ब्लड शुगर जो है वो तेजी से शूट अप कर गया या फिर स्पाइकिंग। जो खाने आपके ब्लड शुगर लेवल को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं, ऐसे खानों को बोला जाता है, ऐसे फूड आइटम्स को बोला जाता है, इनको हम बोलते हैं हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फूड। कॉमन उदाहरण या यूजुअल हमारी लाइफ के अंदर जो ऐसे फूड आर्टिकल्स की हम बात करते हैं, कुछ आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो रहे हैं, जैसे कि जब हम खाते हैं पेस्ट्रीज, जब हम खाते हैं केक्स, जब हम खाते हैं वाइट ब्रेड, या फिर जब हम खाते हैं तला हुआ सामान, तो उनके साथ में आपको देखने को मिलता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। दूसरी ओर ऐसे फूड आर्टिकल्स जिनके कारण आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ता है, बहुत तेजी से बहुत ऊपर नहीं जाता, इनको बोला जाता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड। जब हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड की बात करते हैं तो आपके लिए समझना आसान है, ऐसा कोई भी फूड जिसके अंदर रफेज होती है, जिसके अंदर फाइबर होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम चपाती की बात करें जो कि पूरे गेहूं से बनी होती है, तो मैदा जो है वो एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। लेकिन अगर हम होल व्हीट की बात करते हैं तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है। इसी के प्रकार से अगर हम अपने सलाद वाली चीज़ों को देखें, जैसे कि खीरे की बात करें, ककड़ी की बात करें, टमाटर की बात करें, तो ऐसे जो आइटम्स होते हैं जिनके कारण ब्लड का शुगर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता, इनको नाम दिया जाता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड। तो हमें अपने खाने के अंदर ध्यान रखना है कि हमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड, पेस्ट्रीज, कुकीज़, वाइट ब्रेड, इनको कम से कम इनका सेवन करना है। देखिए, अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है जीरो इनटेक और ट्रांस फैट्स। हम लोग बहुत बार बाहर जाके समोसे खाते हैं या फिर फ्राइड फूड को खाते हैं। तो फ्राइड फूड तो हमारे घर में भी बनता है, पर डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस ये है कि हमारे घर पे अगर लेट मी से समोसे बने या पकोड़े बने, तो वो जो ऑयल है उसको हम रीयूज नहीं करते ना। ऐसा नहीं है ना कि अगली बार जो कुकिंग होगी वो उसी ऑयल में होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर में जो कुकिंग करी जाती है तो जो ऑयल बच जाता है उसको मोस्टली डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन रेस्टोरेंट्स में ऐसा नहीं होता है। खासकर जो फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स हैं, या अगर आप किसी हलवाई के पास जाके छोले भटूरे खा रहे हैं, तो वहाँ पर वो सेम ऑयल को जो कल बच गया था वो आज भी यूज़ करेंगे। ऐसे सर्कमस्टांसेस में व्हेन यू रीहीट द ऑयल अगेन, रीहीटिंग ऑफ द ऑयल की वजह से ट्रांस फैट्स प्रोड्यूस होते हैं। इनफैक्ट ये इन्फॉर्मेशन तो इवन जो 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की जो बायोलॉजी की किताबें होती हैं, बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है, उसमें भी ये फैक्ट्स मेंशन है कि रीहीटिंग ऑफ कुकिंग ऑयल्स इज नॉट रिकमेंडेड। बट अनफॉर्चुनेटली हम बहुत बार आउटसाइड फूड को या रेस्टोरेंट फूड को ऑर्डर करते हैं थ्रू वेरियस एप्स, और इनटेक और ट्रांस फैट्स की वजह से हार्ट डिजीज का इंसिडेंस डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, बट डेफिनेटली यस, आप इसको जितना मिनिमाइज करेंगे उतना हार्ट डिजीज होने की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। अगला इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, जैसा कि हम अंग्रेजी के अंदर एक कहावत पढ़ते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब आपको इतनी समझ आ गई है, जब आपको इतनी जानकारी है कि साहब ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं और इनके कारण आपकी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर फैट का डिपोजिशन होने की संभावना ज़्यादा है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इनको प्रिवेंट करना है। अब कुछ चीज़ें जो हमने समझी, जैसे कि हमने थोड़ी सी देर पहले बात करी, इसके अलावा आपने ध्यान रखना है विशेष तौर से उन लोगों के लिए जिनकी एक पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, या जिनके दुर्भाग्यवश फैमिली के अंदर ऐसे मल्टीपल लोग हैं जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो चुकी है, उनको ऐसा रिकमेंडेशंस बोलती हैं कि उनको अपना रेगुलर फिजिकल चेकअप कराना चाहिए। इसमें कुछ लोगों के लिए हर 6 महीने पे चेकअप जरूरी है, कुछ लोगों के लिए हर साल पे चेकअप जरूरी है। लेकिन इसको सरल बनाने के लिए मैं आपको ऐसे समझाऊंगा दोस्तों, यदि आपकी उम्र 40 साल से अधिक है तो कम से कम साल में एक बार आपको बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, जैसे कि अपनी ब्लड शुगर, जैसे कि आप रूटीन के अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल, इस प्रकार के टेस्ट जरूर कराने चाहिए, ताकि अगर आपके अंदर इनकी कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाए और उसका उसी हिसाब से उचित तरीके से इलाज करा लिया जाए। अगला स्टेप है यूसेज ऑफ मेडिसिन, जिसका नाम है स्टैटिन्स। और देखिए, ये सिर्फ एक डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे ही, डॉक्टर के एडवाइस पे ही स्टार्ट करना है। जब आप डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाएंगे तो वो आपसे आपके रिस्क फैक्टर प्रोफाइल को इवैल्यूएट करेंगे। उसके बेसिस पे हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जिसमें हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना परसेंट चांस है कि अगले 10 साल में हार्ट डिजीज हो जाएगा, या अनफॉर्चुनेटली हार्ट डिजीज की वजह से कोई बैड इवेंट हो सकती है। और यदि उसकी परसेंटेज हाई आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेमिंगम हार्ट रिस्क स्कोर होता है, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको 20, 30, 40% कितना परसेंट रिस्क है। और यदि इतनी वैल्यू आएगी तो ऑब्वियसली हम स्टैटिन्स को शुरू करते हैं, जिनको बेड टाइम लिया जाता है, और इससे हम हार्ट डिजीज को वर्सन होने से रोक सकते हैं। जो ब्लॉकेजेस बन गए
वो वापस चेंज नहीं होने वाले। लेकिन हाँ, जो ब्लॉकेजेस अभी हैं वो ब्लॉकेजेस इंक्रीज होने से डेफिनेटली स्लो किए जा सकते हैं या रिड्यूस किए जा सकते हैं या इवन प्रिवेंट भी किए जा सकते हैं बाय रेगुलर इनटेक ऑफ मेडिकेशन, जो मैं अगेन हाईलाइट करूंगा शुड बी टेकन अंडर ओनली द एडवाइस ऑफ योर फिजिशियन एज वेल, एंड आपको खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे इस प्रयास से आपको जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या प्री मैच्योर हार्ट डिजीज़ है उसके संबंध में जो कॉमन आपके डाउट्स थे या कॉमन आपकी जो चिंताएं थी उसका हम समाधान कर पाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझने के बाद कि किस प्रकार से हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ में सावधानी बरत सकते हैं, आप एक बेटर, एक हेल्दियर लाइफस्टाइल को अपनाएंगे और अपना शरीर का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।